नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी, लेकिन चुनाव से पहले ये बजट कई मायनों में बेहद खास है। मौजूदा सरकार का फोकस रिफॉर्म पर रहने की उम्मीद है। ऐसे में पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर भी लोक लुभावन ऐलान किए जा सकते हैं और साथ ही इंफ्रा, एग्री, हेल्थ केयर, कुछ ऐसे सेक्टर्स को बूस्ट मिलने की भी खास संभावना जताई जा रही है। तो कैसे रह सकता है बजट 2024? चुनावों से पहले का बजट खास, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। बढ़ेगी कमाई, बचेगा टैक्स और क्या हो सकते हैं संभावित ऐलान? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा देते हैं डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और ऐसे वक्त में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जब चुनावों से पहले के बजट के बारे में काफी ज्यादा लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार क्या खास हो सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, बजट 2024 क्यों है खास? बजट 2024 खास है बिकॉज इट्स इलेक्शन 2024 के पहले है। और इस साल जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया है और पैसा खर्च किया है वो बहुत डिफरेंट है रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर्स। अगर हम देखते हैं कि जीएसटी की कलेक्शन 18-20% से ग्रो हुई है, टैक्स कलेक्शंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो कमाई भी अच्छी है गवर्नमेंट की और खर्च भी उन्होंने बहुत संभाल के, जितनी चादर है उतनी फैलाना, ये हम नहीं कर पाते थे पहले सालों में। अगर हम पहले 7 महीने का आंकड़ा देखें, अक्टूबर तक हमने अपनी फिस्कल डेफिसिट का ये मायने है कि जितनी हमने सोचा था कि कमाई से ज़्यादा जो खर्च होता है उसको कहते हैं डेफिसिट, हमने जो बजट लिया था उसका सिर्फ 43% ही यूज़ किया था फिस्कल डेफिसिट टारगेट का। अक्टूबर तक ज़्यादातर 15 सालों की एवरेज रही है कि 70% खर्च हो चुका होता है अक्टूबर तक। तो इस बार इतना संभल के पैसा खर्च हुआ है और कमाई भी अच्छी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे हैं, आपको रियायत टैक्स की छूटें देने के लिए पैसे हैं, काफ़ी अच्छे सिचुएशन में हैं, तो बड़ी उम्मीदें भी हैं। बट ऑफ कोर्स ये इंटरिम बजट है, तो एटलीस्ट फाइन प्रिंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन द प्रिंट इटसेल्फ। बिल्कुल, और एक तरीके से कह सकते हैं तैयारी भी हो सकती है। चुनावों से पहले का बजट जरूर है, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा फिरोज कि जो एक आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या इस बार कुछ ऐसे लोक लुभावन फैसले हो सकते हैं बजट में जो थोड़ा उसको रिझाने का काम करे? क्योंकि हमने 2019 के अंतरिम बजट में देखा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब उम्मीद तो आम आदमी को है और सरकार को यह भी मालूम है कि अब आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकती। हालांकि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कुछ बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स आप उसकी उम्मीद ना ही करें, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर कुछ सरप्राइजेस? यस, आई थिंक टैक्स के मोर्चे पे जरूर सरप्राइजेस की। देखिए, पहले तो एक चाह होनी चाहिए और इलेक्शन भी सर पे है, तो थोड़ी चाह थोड़ी ज़्यादा ही होती है गवर्नमेंट की। और तीसरी चीज़ ये है कि पैसे भी होने चाहिए। सो आई पर्सनली थिंक ये उम्मीद करना मुनासिब होगा कि कोई तो आपको एक टैक्स स्वैप मिलने की उम्मीद है। बट आई डोंट थिंक वो टैक्स स्वैप पहली मेथड जो पुरानी मेथड थी उस पर ऐसा ना मिले, नई मेथड पे ज़रूर मिलने की उम्मीद है। वो क्लीन मेथड को ही प्रमोट करना चाहती हैं मिनिस्टर साहिबा, तो वो ज़रूर सेकंड न्यू मेथड को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की और थोड़ा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि आज की डेट में अगर हम आंकड़े करते हैं तो इतनी बड़ी एफिशिएंसी है नहीं सेकंड मेथड में और लोग जा भी नहीं रहे। तो अगर एक तीर से दो निशान कर सकें तो वो ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगी मेरे हिसाब से। फिरोज, ये काफ़ी समय से, मतलब जब से न्यू टैक्स रिजीम आया, जब से उसको लाया गया, काफ़ी कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या इवेंचुअली सरकार की ये मंशा है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम से न्यू टैक्स सिस्टम की तरफ टैक्स पेयर्स का रुझान बढ़े। लेकिन जैसा आपने बताया कि उतना एफिशिएंट नहीं है अभी न्यू टैक्स सिस्टम, क्योंकि एज नेशन भारत जो है वो सेविंग में ज़्यादा यकीन रखता है। हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो जो न्यू टैक्स सिस्टम की तरफ अगर लोगों का रुझान बढ़ाना है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बजट 2023 में न्यू टैक्स सिस्टम में ला दिया गया था, तो लोगों को लगा कि थोड़ा सा एक आकर्षण बढ़ा है। लेकिन क्योंकि डिडक्शंस नहीं है तो शायद पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बढ़ेगा इसमें रुझान। तो आपको क्या लगता है, न्यू टैक्स सिस्टम में कुछ और बदलाव होने की उम्मीद है और कौन से ऐसा वर्ग है जिसको ज़्यादा फायदा हो सकता है न्यू टैक्स सिस्टम से? देखिए, न्यू टैक्स सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव करंटली भी है, क्योंकि क्लीन रखना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और परिवार में 4 लोग होते हैं
आप देखें अगर 15 लाख की भी कमाई हो, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है सिर्फ 2 लाख की है, राइट, $2,500। अगर 2 लाख की पर कैपिटा इनकम में 15 लाख तक अगर आप टैक्स भरना चाहें तो सिर्फ 10% की टैक्स है, 10 से 11-12% से ज़्यादा नहीं है। और अगर परिवार में 4 लोग हों तो आपके पास इतनी लिमिट है, 60 लाख तक की लिमिट पे आप ऑलमोस्ट 10% टैक्स में छूट सकते हैं, विच इज़ द लीस्ट। उसमें भी थोड़ी ज़रूर गुंजाइश है, बिकॉज आप अगर जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे आपने कहा ना स्वाति जी, करेक्टली हाईलाइट किया, एक्चुअली मेरे जहन से भी उतर गया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट बजट। ऐसी जो डिडक्शंस हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, ये एटीसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना विल बी द क्लीनेस्ट वे टू मेक द न्यू टैक्स रिजीम मोर अट्रैक्टिव। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो इंट्रोड्यूस किया न्यू टैक्स सिस्टम में, अब जो पुराने टैक्स सिस्टम में ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं जितने भी नौकरी पेशा है, हमने देखा कि कुछ 5 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में भी वैसा जस का तस ही है। और न्यू टैक्स सिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया 50,000। तो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बढ़ोतरी होती है तो आपको लगता है ये सरकार के लिए एक वायबल कदम है कि दोनों ही टैक्स सिस्टम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ोतरी दें? और क्या आपको लगता है क्यों चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में अभी बढ़ोतरी? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 2 चीज़ों से चाहिए। एक तो महंगाई भी कोई चीज़ है, राइट। इंडिया की इन्फ्लेशन बहुत कम तो नहीं है। 10 साल की अगर आप इन्फ्लेशन देखते हैं तो 6.8% की इन्फ्लेशन है। 6.87% पे अगर आप इन्फ्लेशन मानें 10 साल की, तो मतलब अमाउंट दुगना हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ अ हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी उसको बढ़ाना तो अनिवार्य है। सेकंड, जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता है तो सबके काम आता है। इसमें आपसे कोई वॉलंटरी एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एटीसी की लिमिट बढ़ती है तो आपको फिर अब ये इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, ईएलएसएस खरीदना पड़ेगा, या कोई और ईएलएसएस या कोई भी एटीसी के तहत जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एजुकेशन का तो दूसरा है। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना क्लीन है कि सबको फ़ायदा पहुंच सकता है, करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर टैक्स पेयर्स हैं और करोड़ों को फ़ायदा होता है तो परिवार में इंडिया के एवरेज परिवार 3.7-3.8 पीपल पर परिवार है। तो ऑलमोस्ट आप 18-20 करोड़ लोगों को लुभा सकते हैं इससे। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इसीलिए मेरा मानना है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पे ट्वीकिंग की संभावना ज़रूर है। दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द गवर्नमेंट टू इम्पैक्ट द साइकी। और बिल्कुल, और शायद यही एक पॉइंट है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर शायद हो सकता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई अनाउंसमेंट करें। पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा टैक्स में और भी कई ऐसे फिरोज चेंजेस हैं जिसका इंतज़ार जो आम पब्लिक है वो करती है। मोस्टली हमने देखा कुछ जो बदलाव बजट 2023 में भी हुए थे वो थे जैसे टीसीएस रेट को लेकर जो 20% कर दिया था, जो कि एक अचानक से इतना बड़ा 5% 20% एक बहुत बड़ा एक इंक्रीज होता है। आपको लगता है कि कुछ उसमें भी बदलाव की संभावना है? क्या उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? और दूसरा, जो कैपिटल गेन्स हैं उसमें हमेशा से ये बात सामने आ रही है कि क्यों ना कैपिटल गेन्स जो जितने भी इक्विटीज़ हैं उसमें एक समानता, पारदर्शिता लाई जाए। क्या ये मुमकिन है अभी सरकार के लिए इसमें कुछ बदलाव करना? यस, आई थिंक इस बजट में बड़े बदलाव कैपिटल गेन हेड्स में करना थोड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक अगर आप जैसे कह रही हैं टीसीएस जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जब करते हैं तो 20% की टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देनी होती है। तो क्योंकि कैश फ्लो एक इंसान का जब्त हो जाता है, फिर वापस उसको क्लेम करना पड़ता है, या तो फिर टैक्स की क्रेडिट मिलती है या फिर रिफंड मिलता है। माना कि ये पैसे हमेशा के लिए नहीं जाते, बट ये हुआ क्यों था उस की जड़ पे जाना बहुत ज़रूरी है। जब आंकड़े देखे गए थे कि फॉरेन ट्रैवल इंडिया में कितने लोग करते हैं, तो आंकड़ा ऐसा आया था कि 3.5 करोड़ लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं। 3.5 करोड़ लोग, और इंडिया में जो 15 लाख से ज़्यादा की पगार या कमाई दिखाने वाले सिर्फ 15-17 लाख लोग हैं। तो इतने लोग घूमने जा रहे हैं बट कमाई किसी की नहीं है। तो ये जो टैक्स की जो इवेजन है उसको प्लग करने के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लिया गया है, ताकि अगर कोई डॉलर खरीदता है या रेमिट करता है तो उसकी अगर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो जाती है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और उसको पकड़ना, जो आदमी इवेड कर रहा है टैक्स, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से ये रिवर्स नहीं होगा इस बारी, क्योंकि इसको एटलीस्ट 2-3 साल चलाना पड़ेगा। दैट्स व्हेन यू कैन, जो टैक्स इवेजन करते हैं उनको अगर हमें पकड़ना है एज अ कंट्री,
दिस इज अ वेरी वेरी गुड टूल। ऑफ कोर्स इसकी वजह से लोग पिस जाते हैं, जो शरीफ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं उनको भी कलेक्शन कैश फ्लो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में देना पड़ता है, फिर वापस रिक्लेम करनी पड़ती है। बट आई थिंक सबको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी पड़ेगी ताकि सब लोग टैक्स दे, और ऐसा नहीं कि खर्च करने के लिए सबके पास पैसे हैं, इनकम टैक्स देने के लिए किसी की कमाई नहीं दिखती। बिल्कुल। और मतलब इन अ नटशेल अगर फिरोज आपसे समझें, आप कह रहे हैं कि टैक्स के मोर्चे पर, पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जानी चाहिए, या एक उम्मीद है कि होना चाहिए ऐसा, और बाकी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा और आकर्षक बनाया जाए, उसमें थोड़े अगर और एग्जेम्पशंस लाए जाए तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और जुड़े। बजट 2024 पर्सनल फाइनेंस स्पेशल अभी आप देख रहे हैं। बात करें कि बजट 2024 क्यों है खास। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हैं इस चर्चा में शामिल। फिरोज, क्योंकि टैक्स पर हमारी बात हो रही थी, एक बात, क्योंकि हमने जब बात की अलग अलग टैक्स के मोर्चे पर कैसे राहत की उम्मीद की जा सकती है, कैपिटल गेन्स पे क्योंकि हमने चर्चा की, सरकार की कोशिश हमेशा रही है कि इस पूरे ढांचे को और सिंप्लीफाई किया जाए, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे पर्सनल टैक्स, पर्सनल फाइनेंस टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो। लेकिन जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको लेकर वो इतना जटिल है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना या उस पर कोई किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना, क्या मतलब है इसका, क्या मंशा हो सकती है सरकार की तरफ से? आई थिंक सिंप्लीफिकेशन की जो थीम आपने सही से आइडेंटिफाई किया ना स्वाति जी, बहुत करेक्ट है। सिंप्लीफिकेशन हैज बिन द थीम। ये दो चीज़ें आपने बोली, बी लिटिगेशन। आप एक देखेंगे फरवरी 2016 में एक सर्कुलर लाए थे कि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन किस चीज़ पे होती है, और उस पे स्पेसिफिकली एक सर्कुलर आया था। उस दिन मुझे ये यकीन हो गया था कि ये गवर्नमेंट की पूरी निर्णय है कि लिटिगेशन कम करना है, टैक्स के पूरे हेड्स को सिंप्लीफाई करना है। तो दो हेड तो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, और ये तीसरा हेड जो है कैपिटल गेन 3 डिमेंशनल है। देखिए डिफरेंट एसेट्स का स्वाति जी अलग है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। देखिए अब इक्विटी 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है, और डेट को 3 साल लगते हैं, और रियल एस्टेट को 2 साल लगते हैं। क्या लॉजिक है? मेरे हिसाब से हम सब अपने शो में कहते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म एसेट 10 साल के लिए पकड़िए, वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म जल्दी हो जाता है। Absolutely. ये तो उल्टी गंगा बह रही है, राइट? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वो अलग है, और दूसरा रेट्स भी अलग है। ऐसा नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म में सबके रेट अलग सेम हो। इक्विटी की 10%, डेट की 20%, रियल एस्टेट की 20%, और डेट में इंडेक्सेशन नहीं, कईयों में इंडेक्सेशन है, कईयों में नहीं है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, फिर एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड नहीं है। ये जो 3 डिमेंशनल गुत्ती है, राइट, वो ग्लास के मेज में जब जाते हैं मेले में, वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करना मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है ऑफ द अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। आई थिंक ये इंटरिम बजट का काम नहीं है। आई थिंक मेड इन बजट ऑफ द नेक्स्ट टेन्योर व्हिच इज जून जुलाई में जो आता है, क्योंकि इसमें अगर ट्वीकिंग करी जाएगी तो हो सकता है इसमें ज्यादा काम हो, इसमें सिंप्लीफाई, क्योंकि किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी को सिंप्लीफाई करना। तो शायद थोड़ा सा और समय सरकार चाहती है, और जैसा आपने कहा कि इन केस अगर कंटिन्यू होती है तो हो सकता है कि हम आगे आने वाले बजट में इस पर कोई बड़ा एक्शन देखें। अब अगर हम फोकस में देखें, किन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है, क्योंकि जो मोस्टली जो निवेशक भी होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में अगर सरकार फोकस करेगी तो उनको भी एज ए निवेशक फायदा होगा। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है जो सरकार खास ध्यान में रखेगी? मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, डिफेंस को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। आई थिंक गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि इंडिया को अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है इस दुनिया की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाइना को देख ले, चाइना की जो ग्रोथ आई वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आई। आज चाइना की अगर मैं तुलना करूं, शंघाई और बीजिंग, मैंने ट्रेन ली थी 4.5 घंटे में, राइट। वो गई थी ऑलमोस्ट 1300-1400 किलोमीटर की दूरी है। फ्लाइट में अगर आपको लगते हैं 2 घंटे, तो ट्रेन से 4 घंटे, बस 2 घंटे का फर्क,
राइट। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऐसी कनेक्टिविटी होना, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें जो खर्चा होता है उसकी वजह से इकोनॉमी में 3 गुने का मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट एंड अगले 2-3 बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सपेंडिचर की जो पुश होगी, इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। And I think the government has clearly understood, this government has understood the emphasis on infrastructure if the aspiration of the third largest economy has to be met. और एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सरकार तो ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करेगी ही, क्या एक निवेशक को भी इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ से कुछ मुनाफा कमाने की उम्मीद करनी चाहिए? बिकॉज एंड ऑफ द डे हम कमाई करना चाहते हैं, हम टैक्स तो बचाना चाहते ही हैं, लेकिन कमाई भी करना चाहते हैं। जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं आउट ऑफ दिस इंटरिम बजट, उनके लिए कहाँ पर मौके? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है वो काफ़ी बड़ा थीम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा वाइड थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा नैरो थीम है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम के अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक्स में ना जाएं। पहली तो बात मेरी ये मानना है, पहले तो आप स्टॉक्स ले रहे हैं और पूरे 4 स्टॉक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंगे देन यू आर डबलिंग योर बेट्स। सो टेक अ म्यूचुअल फंड। I think I can remember one fund which I would recommend, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा एक जरिया होगा जिसमें इंसान चेक काट के अगर 4-5 साल छोड़ दे इस बजट और अगले 2-3 बजट्स का, उनको जरूर फायदा मिलेगा। एंड फंड का नाम भी मैंने स्वाति जी आपके पूछे बगैर मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच। बट अगेन क्योंकि ये थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, तो डेफिनेटली इनमें जोखिम तो होता ही है। अब कई बार कई निवेशक सोचते हैं क्योंकि बजट में इस सेक्टर पे फोकस हो सकता है तो इस पे बेट लगाया जाए। इज दैट अ राइट थिंग कि आपको लगता है कि आइडेंटिफाई करके, जैसे आपने कहा, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है? ऑल्सो एक पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ऐसे किसी रिस्क की बेट को देना चाहिए? देखिए, इसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंटली दूंगा स्वाति जी, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको थीम पकड़नी है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड पकड़ना है। थीम क्या है? अगर ये गवर्नमेंट वापस आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक थीम है। ट्रेंड है कि भाई अगर इस बजट में कुछ स्वैप मिल गया मैन्युफैक्चरिंग का तो उसमें कौन से स्टॉक्स भागेंगे, तो आपको ट्रेंड पकड़ना है ट्रेडर हो तो, और थीम पकड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, शायद उसमें आपके बजट के बाद पूरे पैसे ना बने, right? But I think it'll play out in a longer period of time. So I don't think you should use this as a trend. It's a theme, and that's what. तो हम कह सकते हैं कि कुछ important yet कुछ soft announcements हम मान सकते हैं इस बार के बजट में, जिसका लोगों को इंतजार रहना चाहिए। Last comments? Yes, I think definitely थोड़े soft होंगे, but इसमें आप थीम पकड़ने की जरूर कोशिश कीजिए। जो भी प्रोबेबिलिटी है इस गवर्नमेंट की वापस आने की, बट आपका फर्ज बनता है कि आप उसको एनालाइज करें कि क्या रीड बिटवीन द लाइंस। ये बजट में लाइंस नहीं पढ़नी है आपको, सटल मैसेजेस पढ़ने हैं, केयरफुली वर्बैटम सुनना है आपको, और उससे क्या थीमें निकल के आती हैं वो पकड़नी है, ना कि जो लिखी है। रीड बिटवीन द लाइंस इज द बजट। रीड बिटवीन द लाइंस के लिए डेफिनेटली हम आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे फिरोज, और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी बिजनेस पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे और देख रहे हैं लगातार इस पूरा हफ्ता। थैंक यू सो मच फिरोज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।